प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद PB7 ज़ियारत हरनाई में होने वाले 29 फरवरी को होने वाले जो रीपोलिंग री इलेक्शन जो हुआ था, उस हवाले से आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है। जैसे कि आपके इल्म में होगा कि जब इलेक्शन कमीशन ने रीपोलिंग का फैसला किया इन 11 पोलिंग के ऊपर, तो हमने फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इस हुक्म को, इस फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि बेशक 29 तारीख को रीपोलिंग हो जाए, लेकिन जो नोटिफिकेशन होगा, जो अनाउंसमेंट होगा, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वो इन तमाम चीज़ों को देखकर फिर इस पर फर्दर फैसला करेंगे। तो जाहिर है ये केस तो सुप्रीम कोर्ट में फॉरवर्ड चलेगा। 29 तारीख को से पहले जब RO की तैनाती हुई थी, रिटर्निंग ऑफिसर की ज़ियारत में जब जो पुराना या जो एक्स RO था उसको तो उन्होंने ड्यूटी देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी उस पर भी हमें ऑब्जर्वेशन था कि ये इस जो एक्स RO था उसका जो पूरा इलेक्शन के दौरान जो उसका रवैया रहा वो बिल्कुल एक तरफा था। हमारा जो मुखालिफ उम्मीदवार था उसकी तरफ उसका मुकम्मल झुकाव था। तो उसके ऊपर हमारे ग्रीवेंसेस थे, ऑब्जर्वेशंस थे, जिसको हमने बहरहाल मुख्तलिफ फोरम्स पर जो दरख्वास्त है इलेक्शन कमीशन को भी लिखे, सूबाई हुकूमत को भी हमने बार बार हमने उससे रुजू की कि ये बंदा बिल्कुल जानिबदार जा रहा है। वो तो गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने पूरी तरह उसके जो भी वो थे वो हमने वाजे कर दिए। उसके बाद फिर हमने जब नया RO को गवर्नमेंट ने बनाया, जिस तरह हमने उस दिन भी इलेक्शन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को मेंशन किया था, वाजे किया था कि जिस बंदे को लगाया गया है वो बुनियादी तौर पर था क्लर्क, जिसको डिपोटेशन पर नूर मोहम्मद दुमन ने लोकल गवर्नमेंट से AD पोस्ट करवाया था, यानी डिपोटेशन पर आर्जी तौर पर उसको असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट का आर्जी चार्ज दिया गया था। परमानेंट वो 16 ग्रेड का ऑफिसर नहीं था, 17 ग्रेड का ऑफिसर था, वो एक क्लर्क था जिसको ये आर्जी तौर पर ज़ियारत में लाया गया था। इसके दौरान BC ने 5 फर्दर नाम रिकमेंड किए थे RO के लिए, जिसमें एक ADC था, एक DC था, एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर था, एक कोई हेडमास्टर था। BC के पांचों नामों को इलेक्शन कमीशन ने न उसको देखा न उसको पढ़ा, पता नहीं कहां से, यानी किस चैनल से उसके पास इस सदीक नामी नाम असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट का नाम भेजा गया, मोहम्मद सदीक का नाम भेजा गया, जिसको अपॉइंट किया गया ज़ियारत में एज ए RO। बकौल DC के कि ये मेरी लिस्ट में था ही नहीं, मैंने इसको रिकमेंड भी नहीं किया, यानी DC ने सिरे से इस शख्स को रिकमेंड ही नहीं किया, लेकिन ये शख्स वहां उसकी ड्यूटी लगी एज ए RO। और ये हमारे एक्स मिनिस्टर ने, जिस तरह मैंने कहा था, लाया था, उसको आर्जी असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट का पोस्ट दिया गया था, जो कि गुज़िश्ता हुकूमत में जूनियर्स को सीनियर्स की पोस्टों पर लगाना एक पूरा हमारे एक्स हुकूमत का यही रवैया रहा। ये इस चीज को हमने चैलेंज किया। चीफ इलेक्शन दफ्तर को बाकायदा हमने इन रिटर्न भी दिया, और नूर मोहम्मद के जलसों में जो इसकी शिरकत थी, जो इसकी आशाइये थे, देने वाला था, ताकि उसकी घर का बंदा था, यानी इसको लगाया गया। फिर जब इसने आकर ज़ियारत में ज्वाइनिंग दी, सीट पर ये बैठ गया, 27-28 फरवरी को हम इनके पास गए, हमने कहा आपको चलो RO तो आप लग गए जैसे तैसे था, लेकिन ये जो आप ड्यूटियां प्रेसिडेंट ऑफिसर के, असिस्टेंट प्रेसिडेंट ऑफिसर के, पोलिंग ऑफिसर के, असिस्टेंट पोलिंग ऑफिसर के जो आप ड्यूटियां लगा रहे हैं, ये जब जिस दिन इसकी अपॉइंटमेंट हुई थी, ये हमारे मुखालिफ कैंडिडेट के घर में बैठक में बैठकर उन्होंने वहीं पर प्रेसिडेंट ऑफिसर, असिस्टेंट प्रेसिडेंट ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर, असिस्टेंट पोलिंग ऑफिसर के ड्यूटियां उसकी घर में बैठकर उसकी मर्जी, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक तमाम लिस्ट बनाया, और उन तमाम ऑफिसरों को उन्होंने उस घर पर कॉल किया
तमाम अमले को, जिस पोलिंग पर 11 पोलिंग स्टेशन थे, तमाम स्टाफ को 2 दिन घर पे उसने रखा। खाना पीना, उसकी रिहाइश, उसकी रातें वहीं बसर हो रही थी 2-3 दिन मुसलसल, यानी हमारे मुखालिफ कैंडिडेट के घर में वो रहे। तो ये आरोपी उसी के साथ रहा। 28 तारीख को कि जिस दिन इलेक्शन से एक दिन पहले शाम को ये 3 दिन दफ्तर बिल्कुल नहीं आया, गायब रहा। पूरा स्टाफ गैर हाजिर रहा। न दफ्तर में हमें कोई अफसर, न डीसी मिल रहा था, न ईसी मिल रहा था। पूरा ज़ियारत का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कोई बंदा, यानी डीसी का दफ्तर बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ था। यानी ये 28 तारीख के शाम तक इस दफ्तर में बंदे नाम का कोई बंदा नहीं था। पूरा डीसी दफ्तर खाली पड़ा हुआ था। शाम 5 बजे ये आरओ आया, सीट पर बैठा। हम इसके पास गए कि जनाब आपने जो ड्यूटियां लगाई गई है इसकी काइंडली हमें लिस्ट प्रोवाइड कर दे। जाहिर है जो ऑफिसर्स आपने लगाए हैं उस पर हमारे ऑब्जर्वेशन होंगे, तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। उसके अल्फाज ये थे कि देखो जिस तरह मैं आरओ लग गया हूं, आप मेरे अगेंस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोयटा के बलूचिस्तान के पास गए, कुछ हुआ? मैंने बोला नहीं। बोलता है आप मरकजी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास मेरे खिलाफ गए, कुछ हुआ? मैंने बोला नहीं, कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल। बोलता है इसी तरह आप मुझे दरख्वास्त दे दो इन प्रेसिडेंट ऑफिसर के खिलाफ, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं आपके सामने साफ अल्फाज में कहता हूं कि वाकई मुझे नूर मोहम्मद ने इधर लगाया है और मैं उसके लिए सब कुछ करूंगा। उसके लिए ये भले ये नौकरी मुझे छोड़ना पड़े, ये उसकी सीट पर बैठा हुआ और इसी अल्फाज में कह रहा था कि आपने जो कुछ करना है, आपने गोली मारनी है, आपने लड़ाई करना है, जो करना है, इस वक्त मैं एज ए आरओ अपने पूरे इख्तियारात में इस्तेमाल करूंगा। मैं जो चाहूं मैं वो करूंगा। वो जो ड्यूटियां जो नूर मोहम्मद की, बिल्कुल नूर मोहम्मद के कहने पर मैं ड्यूटियां, वो खुद ये अल्फाज एक चैलेंजेबल अंदाज में हम बैठे हुए थे उसके सामने। हम कह रहे हैं कि भाई आप करें, लेकिन काइंडली इतना तो करे, हमें तो वो लिस्ट तो फराहम करे। जो प्रेसिडेंट ऑफिसर है, जो असिस्टेंट प्रेसिडेंट ऑफिसर है, वो ये लिस्ट भी हमें नहीं फराहम करे थे। तवील बहस मुबाहिसे के बाद, यानी खींचातानी के बाद, तब हमने उसको बहुत मजबूर किया। लिस्ट हमें वो नहीं दे रहा था। फिर उन्होंने कहा कि लिखना शुरू करे। खुद बताते रहे कि फलां 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 ये प्रेसिडेंट ऑफिसर है, जो कि सारे यानी गुज़िश्ता 5 साल से नूर मोहम्मद के पर्सनल मुलाजिम की तरह वो काम कर रहे थे। हमारे पास उनकी तमाम तस्वीर, अशाइयों की, असरानों की, जोरानों की, पार्टी मीटिंग्स की, उनके साथ उनका 5 साल दौर उसके जो करीब रहा, जो असिस्टेंट प्रेसिडेंट और जो बाकी छोटे मोटे वर्कर्स थे, ये उनके साथ काम कर रहे थे। उधर कमरे में बैठकर अच्छा कोई फौज कोई सिक्योरिटी तो बुलाओ। हरनाई में गुज़िश्ता 4-5 साल में इसने जो अब संजावी में कोई 250-200, आप पता है ज़ियारत में कोई 600-200 लेडीज पिछले साल जब संजावी ज़ियारत के साथ में मिल गया, फिर गवर्नमेंट ने नई जरूरत पूरा करने के लिए कोई 500 वैकेंसी लेडीज की अनाउंस की, जो कि के खुद कास्ट के कोई 400-500 बंदे सिक्योरिटी के उन्होंने लगाए, लेडीज के अपने बंदे लगाए। गवर्नमेंट ने 29 तारीख को न FC फराहम की, न फौज फराहम की। तमाम तर सिक्योरिटी सिर्फ उन्हीं लेडीज के हवाले की गई जो नूर मोहम्मद के जाती पर्सनल, उनके अजीज रिश्तेदार या करीब, तो उनको 11 पोलिंग स्टेशनों पर उनकी ड्यूटियां लगाई गई। उनके कहने पर ही वो मुतज़्ज़म भी हुए, उनके बंदे भी, प्राइवेट मलेशिया के लोग भी, उनके जो अपने गार्ड्स थे वो भी, और जो सरकारी ऑफिशियल सरकारी जो सिक्योरिटी थी वो भी, इसके कहने पर तमाम सिक्योरिटी प्लान भी उसके कहने पर आरओ ने बनाया कि किस तरह हमें इसको मैनेज करना है। पोलिंग स्टेशंस कौन से स्कूल में होंगे, स्कीम किस तरह होगा, पोलिंग बूथ किस तरह होगा, ये तमाम चीजें उसके घर में बैठकर उन्होंने डिसाइड किया। फिर रात 8 बजे तमाम डीसी दफ्तर को उसी अमले से सारा वो करके उन्होंने रात को थैले भरने शुरू किए बैलेट पेपरों से। अपने पर्सनल गाड़ी में वो सारे प्रेसिडेंट ऑफिसर उधर सिंजावी में नूर मोहम्मद साहब के घर बैठे हुए थे, ये इधर से गाड़ी में यही लोगों को थैले उठाकर उनके घर ले गया। रात को एक थैला प्रेसिडेंट ऑफिसर, असिस्टेंट प्रेसिडेंट ऑफिसर के हाथ में पकड़ा कर कि जनाब सुबह जाओ पोलिंग कराओ। यानी कि इस तरह पोलिंग हुआ है ये 9 पोलिंग स्टेशन पर। सुबह जब हम गए इधर कोई तकरीबन सारे वोट कोई 17,000 कुल वोट 15,000 वोट बनते हैं 11 पोलिंग स्टेशन पर जो रजिस्टर्ड वोट है।
15,000 वोट बनते हैं। 15,000 तो ये बनते हैं, ये सारे वोट बनते हैं। सुबह जब हम आए कि भाई आपने ये थैले जब दिए जाते हैं, आप ये बात नोट करें, अगर कहीं 5-10,000 फर्ज करो, यानी 1,010 वोट हो या 1,005 वोट हो या 1,003 वोट हो, तो वो एक उसमें 100 वोट होते हैं। एक बंडल में 100 वोट होते हैं, तो वो 10 बंडल देते हैं, यानी 10 कॉपी देते हैं, 10 कॉपियों का बंडल देते हैं। अगर 910 वोट हो तो 10 कॉपियां देते हैं। अगर 1,000 वोट हो, फर्ज करो 1,002 वोट हो, 3 वोट हो, 5 वोट हो, 10 वोट हो, फिर वो 11 कॉपियां देते हैं। यानी एक बंडल में एक कॉपी में 100 बैलेट होते हैं, 100 बैलेट होते हैं। तो ये कापियां हर जगह पर, ये अगर 1000 वोट थे तो 11 कापियां वो दिए गए। इस तरह ये तकसीम की गई ये कापियां। सुबह जब हमने वहां पर थैले खोले तो जहां पर 11 थैले होने चाहिए थे, उधर 8 थैले थे, 8 कॉपी थे। थैले जब खोले गए, जहां पर 11 कॉपी बैलेट कापियों की 11 बंडल होने चाहिए थे, वहां पर 8 बंडल थे। हर बैलेट पेपर के 8 बंडल थे। 3 रात ही को निकाल दिए गए। ये हर पोलिंग से, तमाम 11-12 पोलिंग स्टेशन के ऊपर ये कापियां मिसिंग थी। 2 बंडल, 3 बंडल, 1 बंडल वोट के मुनासिबत से, जहां वोट जितना कम था उतना ही कापियां बंडल वो मिसप्लेस कर दिए गए, यानी निकाल दिए गए, अपने बंदों में तकसीम कर दिए गए। कापियां मिसिंग है। कहीं कहीं पर हमने आरओ से बाकायदा इन रिटर्न लिया हुआ है कि देखो ये कापियां जो आपको 11 वो दिए गए थे, ये तो मिसिंग होते हैं, ये निकाले गए, पता नहीं आरओ ने कम डाले हैं, जो भी है। यानी निकाले तो उन्हीं ने थे, सबके वो सिल टूटे। भाई ये सिल टूटे रहते, इससे हमारा क्या काम है, सिल टूटे हुए तो हमारा क्या। यानी उसका हर्ष लैंग्वेज, बदमाशी वाला अंदाज, बाहर लेडीज भी उसी के खड़े थे, पुलिस की भी, मतलब इस तरह था कि ये इलेक्शन नुमा, यानी इलेक्शन प्राइवेट एफसी वो इतनी फायरिंग हो। आप यकीन करें, आप फलस्तीन कश्मीर को भूल जाएंगे जब आप वो वीडियो में मुलाहिजा करेंगे कि किस तरह की गोलियों की तड़तड़ाहट में, यानी वीरान पोलिंग पड़े हुए थे। लेकिन इसके बावजूद भी इस बंदे को हर पोलिंग स्टेशन पर 600, 800, 900, यानी तमाम वोट बोगस वोट कर। कोई खौफ के मारे 100 बंदे जो इंतहाई वो थे, यानी एक बंदा 20 वोट डाल रहा था। ये इलेक्शन हुए, सारा सिक्योरिटी प्लान उसी का, आरओ उसी का, प्रेसिडेंट ऑफिसर उसी का, असिस्टेंट प्रेसिडेंट ऑफिसर उसी का। न गवर्नमेंट बकौल डीसी के, न मुझे गवर्नमेंट एफसी दे रहा है, न फौज दे रहा है, कुछ भी। पता है जो करना है मकामी पुलिस और मकामी लेवी से करो। यानी डीसीपी का बेबस्ता, एक तरफा इलेक्शन। जब मैं बात करता था बोलते देखो, डीसी कह रहा था कि डीआरओ कह रहा था कि देखो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं बेबस हूं, मेरे दांत निकाले गए हैं, मेरा कलम मुझसे छीना गया है। ये वो इस बेबसी का इजहार कर रहा था। और इसके मुकाबले में 8 ग्रेड 11 ग्रेड का क्लर्क अपने आप को मुतलकुल अनाम बादशाह समझ रहा था कि मैं जो करूंगा वो मैं कर सकता हूं। ये सूरत हाल, ये वहां की पोलिंग स्टेशन की स्टोरी है। ये इलेक्शन का कंटेस्ट हुआ, ये इनेकाद हुआ, ये मुल्क है, ये इलेक्शन कमीशन है, ये इस मुल्क का मुंतखब इंतखाबी जमहूरी निज़ाम है। गोलियों की तड़तड़ाहट में, अफसरों की धमकियों में ये जो कुछ हुआ। फिर इसके बाद इनकी फायरिंग से तकरीबन हमारे चार हमारे साथी जख्मी हुए, जिसमें एक हमारे कैंडिडेट खलील रहमान उमर साहब के बड़े भाई बाज मोहम्मद उमर साहब जख्मी हुए। इनकी इधर पेट में गोली लगी है, जो इस वक्त ट्रामा सेंटर कोयटा में जरा इलाज है। दूसरे साथी के कंधे में गोली लगी है। एक के साथी के वो है टांग में गोली लगी है। एक मतलब छोटी बच्ची जो महीनों की है, 9 महीने की, 8 वो भी माँ की गोद में थी। उसकी जो हमारी एजेंट थी उसको भी जख्मी कर दिया गया, वो भी हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। अब डीपीओ हमारा एफआईआर भी नहीं ले रहा है। जिस बंदे को हम नॉमिनेट कर रहे बोलते हैं नहीं, हम तो सरकार की मुद्दत में वो करेंगे, एफआईआर नॉमिनेट करेंगे। सवाल पैदा नहीं होता है कि हम आपकी दरखास्त के ऊपर किसी को भी नॉमिनेट कर लें।
ये एक तरफा सिस्टम, ये एक तरफा निज़ाम, ये निज़ाम इंसाफ का ये हाल है। पुलिस की यानी मारे हुए लोग मेडिकल सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं, हॉस्पिटल्स में ज़ेरे इलाज है, लेकिन FIR लॉन्च नहीं हो रहा है। किसी से भी बात करो वो सिर्फ हाथ ऐसे कर देता है, भाई क्यों नहीं करते, बोलते हैं ये कर, कंधों की तरफ इशारा करते हैं। हम जाए किधर यार, ये इलेक्शन करने का मकसद क्या है? ये हमारी स्टोरी है, ये इस इलेक्शन का इनकाद है। तो मैंने काइंडली आप लोगों से दरख्वास्त करनी है कि ये स्टोरी हमारी मुकम्मल छाप दे। ये जो हम हक़ाइक़ बयान है, ये कोई स्टोरी नहीं है या बनी बनी हुई कहानी नहीं है, बल्कि ये वो तमाम हक़ाइक़ है जो कल सुबह 8 बजे से लेकर रात ज़ियारत हरमाई के लोग ये हालात कल भुगत रहे थे। और आप मुसलसल बारिश में आप टर्न आउट देख ले, 80, 90, 95%, कहीं 100%, कहीं 95% वोट कास्ट हुए हैं। वोट कितने पड़े हैं? यानी 15,000 16,000 में 13,000 वोट कास्ट हुए। रिकॉर्ड देखे, ये मुमकिन यानी मौसमी हालात आप देखे, कबायली खौफ भी पड़ा था, उसके बावजूद ये टर्न आउट आप देख ले। यानी हर पोलिंग स्टेशन पर 70 से लेकर कोई 95% तक वोट कास्ट हुआ है, वोट पोल हुआ है, जो कि एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान में कि कहां इतना बड़ी तादाद में वोट कहीं पोल हुए हो। तो इतनी बड़ी पैमाने पर रिगिंग, इतनी बड़ी पैमाने पर ये धांधली ज़दा इलेक्शन, यानी जो ज़ियारत में जो तारीख रकम की गई है, एक स्याह तारीख रकम की गई है, खासकर इलेक्शन के हवाले से। ज़ियारत के लोगों ने जो कल मंजर देखा, लोगों ने जो कल सूरत हाल देखी, मैंने फिर DC से कहा, मैंने बोला ये कहानी, ये पूरा सूरत हाल आप इस निज़ाम के मुहाफिज है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स भी के पावर्स भी आपके पास है, इख्तियारात, अमन अमान रखना, लोगों को इंसाफ करना, इस वक्त आप बैठे हुए हैं गवर्नमेंट में, आप इस वक्त हमारे हाकिम आला आप है। ये सूरत हाल होते हुए हम जाए किसके पास? आप बेबस हैं, AC बेबस है, एक कलरत मुतलकल अनान बना हुआ है, तमाम सिक्योरिटी आगे उसके सिलेंडर है, तमाम मशीनरी आगे उसके सामने सिलेंडर है, वो जो कुछ कर रहा है वो बादशाह बना हुआ है, क्योंकि DC के इख्तियारात भी उसने ले लिए थे, तहसीलदार के इख्तियारात भी उसने ले लिए थे। जिधर भी ये मजबूर निज़ाम एक बंदे के सामने था, सिस्टम कोलैप्स था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन इस एक बंदे के कहने पर पुलिस भी हरकत में आती थी, DCO भी इसका ऐसे इसका यानी एक कलर की हैसियत से DC के साथ काम कर रहा था। तहसीलदार की भी यही हैसियत थी, DPO की एक कलर के सामने, कल RO के सामने DPO की एक यही हैसियत थी। उसको जब कहा सर ये कलर को सारा दिन ये कहानी खजारत में चलता रहा। ये किसके कहने पर इस कलर को इतने गैर मामूली इख्तियारात आखिर किस निजाम ने दिए, किस सिस्टम ने दिए? कल लोकल गवर्नमेंट का असिस्टेंट डायरेक्टर कल बलूचिस्तान की पावरफुल पर्सनैलिटी ज़ियारत में बैठा हुआ था, जिसके सामने न DC की कोई हैसियत थी, न असिस्टेंट कमिश्नर की कोई हैसियत थी, न वहाँ की DPO की कोई हैसियत थी, न किसी दूसरे ऑफिसर की। पूरा सिस्टम इसकी उंगलियों पर नाच रहा था। ये कल की इलेक्शन हुआ था, ये हमारा स्टोरी है। काइंडली हमने कहा कि आपके नोटिस में, क्योंकि हमने गालिबन पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इन तमाम पॉइंट्स को हाईलाइट किया था। आज फिर हम यही हमारा एक पब्लिक फोरम है, हमारे अखबारात है, मीडिया है, कि हमारा आवाज़ कहीं तक तो पहुंच जाए। तो ये गुजारिशात आपसे करनी थी। बाकी जो सूरत हाल है वो शायद अगर कहीं कोई पॉइंट्स मुझसे रह गए तो खलील उमर साहब भी मेरे साथ बैठे हैं, वो मज़ीद वजाहत करेंगे। साहब ने जो आपको तफसीलन जो बात की रीपोलिंग के हवाले से, जो 11 रीपोल हुए, जफर खान साहब ने आपको बड़ी तफसील में मुकम्मल आपको बातें बताई। मैं सिर्फ चंद मुख्तसर बातें करूँगा कि मुझे हैरत इस चीज़ पे है कि एक तो इलेक्शन कमीशन ने ऐसा एक फ़ैसला किया कि हम कहीं भी किसी वकील के पास या जज के पास जाते हैं, वो कहते हैं ये फ़ैसला हुआ कैसे है, ये तो हो ही नहीं सकता। जब 49 नंबर फॉर्म भी जारी हो गया है और इलेक्शन का टर्न आउट भी अच्छा रहा है, तो ये कैसा हो सकता है? फिर उसके बाद एक तो इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ ज्यादती की। फिर इलेक्शन कमीशन ने जब ये रीपोल का कहा कि 11 रीपोल होंगी, तो जैसे ही टाइम नज़दीक आया, एक दिन रह गया, तो इन्होंने
11 से 12 पोलिंग कर दी। हम हैरान हैं कि एक दफ़ा फैसला हुआ था 11 पोलिंग पे, फिर आपने 12 पोलिंग, फिर उसके बाद अगले दिन आपने 3 दिन का सिर्फ टाइम दिए कि आप रीपोल करें। फिर अगले ही दिन इन्होंने आरओ ऐसा बंदा दिया, हमने पिछली दफ़ा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हम हैरान इस बात पे कि हम मतलब क्या बोल रहे हैं, हम यहाँ पे बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस ये हमारी पहली तो है नहीं, हमने तकरीबन 4-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हम हैरान है कि हमारे इदारे सोए हुए हैं कि कहाँ पे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उनको ये चीजें नजर नहीं आ रही। इलेक्शन कमीशन का है, हमारे बकाया इदारे कहाँ हैं। ये लोग तो कहते हैं कि हम मुल्क संभाल रहे हैं, क्या हम लोग पाकिस्तान से हमारा ताल्लुक नहीं है? क्या हम इस मुल्क के रहने वाले नहीं है? यहाँ पे जो बैठे क्या वो मुहिब्बे वतन नहीं है? हमने इस मुल्क के लिए हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी है, हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद हम हैरान है कि हमारा ना कोई बात सुनने वाला है और एक करप्ट आदमी को, एक सिस्टम में करप्ट आदमी को सपोर्ट कर रही है। एक करप्ट आदमी जो हर एक को पता है, अगर आप कोयटा में जाए, पाकिस्तान में कहीं भी जाए, वो इस बंदे का नाम लेते हैं कि एक करप्ट आदमी है, थर्ड क्लास आदमी है। उसके बावजूद हमारे इदारे मुकम्मल इसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो लोग बैठे हैं पुरअमन लोग, जो हमारा हमेशा हमने इलेक्शन किए पुरअमन तरीके से, अपने इलाके में काम किए, कभी अपने लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया, इस मुल्क के साथ वफादारी की है। लेकिन हमें आज वफादारी का ये सिला मिल रहा है कि हमारे खिलाफ जो कुछ हो रहा है, जैसे दिलावर खान काकड़ साहब ने कहा कि ना हमें आर्मी दी गई, ना हमें एफसी दी गई, और जो इंतजामिया थी, जो इसने लेविस के लोग लगाए हुए थे, कोई 300-400 लोग थे। जब हम सुबह पोलिंग शुरू हुई तो नूर मोहम्मद ने अपने जाती सिक्योरिटी गार्ड कम से कम 300-400 वो और 300-400 लेडीज वाले, उनको क्लैशनकोफ दे के बाकायदा पूरे हर पोलिंग को मुहासरा में लिया हुआ था। पोलिंग के ऊपर भी लोग खड़े किए हुए थे क्लैशनकोफों के साथ, नीचे भी खड़े किए हुए थे। खौफ की वजह से लोग वोट डालने नहीं जा रहे थे। और जो इनका आरओ था, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, ऐसे लड़के लगे हुए जिनकी नौकरी नहीं है, उनको असिस्टेंट लगाया गया। उनकी वीडियोस भी हमारे पास मौजूद है और कापियां गुम है। जो भी हमारे पोलिंग्स का जो थैला है, हर थैले में से 3-3, 4-4 कॉपियां गुम है। ये इलेक्शन नहीं था जो रीपोलिंग हुआ है। ये इलेक्शन नहीं था। हमने तो पहले दिन से कह दिया था, हमारा इतराज था कि ना आरओ है ना इलेक्शन है, एक किस्म की ये खानापुरी की गई है। सिर्फ और सिर्फ इतना हुआ है कि लोगों के आपस में फायरिंग, अब इन्होंने फायरिंग की हमारे लोगों पे, हमारे लोगों को जख्मी किया इन्होंने, 4-5 बंदे जख्मी हुए। अब डीपीओ को हम जब कहते हैं कि आप एफआईआर काटे, हम अपने हक पे हैं, वो कहते हैं कि मैं नहीं काट सकता। आखिर ये इदारे कहाँ पे सोए हुए हैं, क्यों नहीं देख रहे ये चीजें? इनके सामने है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने पहले भी की है, अभी भी कर रहे हैं। अगर है तो कैसे निजाम चलेगा? हमें तो, मैं तो खुद बिल्कुल दिल बर्दाश्त हूँ इस सिस्टम से, जो सिस्टम अभी चल रहा है, एक करप्ट सिस्टम को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये मुल्क के हालात और हमारे इलाके की जो हालात है वो दिन ब दिन और भी खराब होंगे, ठीक होने की तरफ नहीं जाएंगे। तो मेरा अभी भी सुप्रीम कोर्ट में 5 तारीख को हमारी पेशी है। आखिर भी हमारी सुप्रीम कोर्ट से आखिरी एक सुप्रीम कोर्ट ही है जिनसे हमें तवक्को है कि आप हमारे इलाके को देख के और हमारा जो केस है वो आप देख के जो मेरिट पे फैसला बनता है वो करें। एक करप्ट सिस्टम को, एक करप्ट आदमी को आप लोग सपोर्ट ना करें। खुदारा ये मेरा आपसे दरख्वास्त है, आप मुकम्मल इदारों से, सुप्रीम कोर्ट से, कि जो हमारे साथ, हमारे इलाके के साथ, पाकिस्तान के साथ जो बुरा हो रहा है, खुदाया वो ये ना करे। हमारे इलाके के बारे में, हमारे मुल्क के बारे में कुछ सोचे।